वॉइसेस में आज हमारे साथ हैं एल्केमी कैपिटल के डायरेक्टर और सीईओ हिरेन वैद। हिरेन, गुड आफ्टरनून। शुक्रिया जुड़ने के लिए सीन की आवाज़ के साथ। पिछले कई दिनों से मार्केट में एक अजीब सा फेज चल रहा है। अजीब सा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में हल्की सी भी गिरावट नहीं, रोज नया हाई, और रोज मिड कैप इंडेक्स स्मॉल कैप इंडेक्स शानदार तेजी दिखा रहे हैं। हालांकि निफ्टी और निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा सा कंसोलिडेट या करेक्ट कर रहे हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस स्पेस को? देखिए अनुज, शुक्रिया मुझे आपके चैनल पर इनवाइट करने के लिए। देखिए, ऐसा है कि इसकी दो वजह है। एक ये है कि जो फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर के जो जो फोर्थ और फर्स्ट क्वार्टर के जो नंबर आए मिड कैप और स्मॉल कैप में, वो उसमें काफी सुधार दिखा कंपेयर टू लास्ट ईयर। ये स्पेस काफी डिप्रेस था। इनफैक्ट फेब मार्च में हमने देखा कि नॉट ओनली लार्ज कैप बट मिड एंड स्मॉल कैप भी काफी डिप्रेस थे, क्योंकि लास्ट ईयर छोटी कंपनियों का मुनाफा स्ट्रेस था, क्योंकि सबको रॉ मटेरियल कॉस्ट इन्फ्लेशन की वजह से नफा ठीक से नहीं आ पाया। अब वो सारा जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो रहा है। जैसे कमोडिटी प्राइसेस सॉफ्ट हो रहे हैं और डिमांड रीजनेबली रेजिलिएंट है, अब वो जो नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज था वो पॉजिटिव ऑपरेटिंग लेवरेज हो रहा है, और ये कंपनियों के नंबर में दिख रहा है। ये एक वजह है। दूसरी ये भी वजह है कि स्मॉल एंड मिड कैप में काफी फंड, म्यूचुअल फंड में काफी इंटरेस्ट और पैसा आ रहा है, और इस वजह से इस सेक्टर में काफी एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है। तो ये फंडामेंटली बैक भी है और लिक्विडिटी बैक। तो इस वजह से आपको दिख रहा है कि ये जो ट्रेंड दिखा रहा है स्मॉल एंड मिड कैप, वो काफी अच्छा है। अब सबको ये लग रहा है कि ये इसमें बहुत ही जोर से तेजी आ गई अगर आप पिछले 3, 4, 5, 6 महीने देखें। परंतु अगर आप प्रीवियस पीक देखें अक्टूबर 21 और आज का लेवल देखें स्मॉल और मिड कैप का, तो CAGR बेसिस पे ये सिर्फ 7-8% ही ऊपर है। तो ये तकरीबन 20-22 महीने के कंसोलिडेशन और करेक्शन फेज के बाद एक ब्रेकआउट आया है, और मुझे ये लग रहा है कि ये स्ट्रेंथ जो है वो सिर्फ लिक्विडिटी की वजह से नहीं है, फंडामेंटल की वजह से भी है। तो फंडामेंटल्स एंड लिक्विडिटी बोथ आर वर्किंग इन फेवर ऑफ द स्मॉल एंड मिड कैप एट दिस पॉइंट। ओके, चलिए, ये तो बात होगी मिड एंड स्मॉल कैप्स की। बड़े बैंकों में इस समय हिरन क्या इशू है आपके हिसाब से? काफी अंडर परफॉर्म किया इन्होंने और काफी टाइम से। बैंकों में एक ये प्रॉब्लम है कि क्योंकि इस सेक्टर में लास्ट ईयर फंडामेंटल बेस्ट थे, क्रेडिट कॉस्ट कम था, काफी बिनाइन था, क्रेडिट ग्रोथ भी सॉलिड था, लेकिन मार्केट को ये लग रहा है कि ये जो गोल्डीलॉक्स सिनेरियो है बैंक का, वो आगे जाके रहेगा कि नहीं रहेगा। और अब जो है डिपॉजिट रेट थोड़े हार्डन हो रहे हैं, तो थोड़ा सा निम कंप्रेशन भी हो रहा है। तो इस वजह से इन बैंकों पे इंक्रीमेंटली अच्छे नंबर आने पर भी स्टॉक का रिएक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है। और उसकी दूसरी वजह ये भी है कि ये सेक्टर जो है वो ओवरऑन है। आप किसी भी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो उठा के देख लीजिए, लार्ज कैप फंड हो या मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप फंड हो, उसमें हर एक के पास काफी अच्छा और बड़ा एक्सपोजर ये जो बड़ी प्राइवेट बैंक्स है वहां पे है। तो मेरे हिसाब से ये कॉम्बिनेशन ये है कि इंक्रीमेंटली मार्केट को लगता है कि शायद आगे जाके क्रेडिट कॉस्ट बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा निम कंप्रेस हो सकता है, और एक तरीके का ओवर ओनरशिप भी है इस सेक्टर में। तो इस वजह से
यहाँ पे थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस है। बट मुझे ये लग रहा है कि बुल मार्केट में क्या होता है कि सेक्टर या मार्केट कैप एक रिवॉल्विंग तरीके से ऊपर जाते हैं। तो अगर स्मॉल मिड कैप अब ऊपर जा रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो रुक जाएंगे, थोड़े से कंसोलिडेट होंगे और फिर लार्ज कैप चल सकता है। तो इट इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ अ वेटिंग गेम। इवन इन लार्ज कैप जहाँ पे नंबर अच्छे हैं, मुनाफा अच्छा है, मुझे लगता है कि वहां पे एक कैचअप रैली आ सकती है। बट फॉर नाउ स्मॉल मिड कैप काफी डिप्रेस थे और वहां पे नंबर अच्छे आए, तो इसलिए वहां पे हमें ज्यादा आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है। जी हाँ, काफी तगड़ी तेजी बनती दिखाई दी है। अच्छा, मिड कैप साइड पर ही हिरेन, आई एम नॉट श्योर आप स्पेसिफिक स्टॉक्स की चर्चा करेंगे या नहीं, लेकिन एक बड़ी यूनिवर्स है। एक तरफ डिफेंस स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस का आज सुबह तक वो चंद्रयान से जोड़कर कुछ कुछ काउंटर्स में अच्छी खासी तेजी बन गई। रेलवे कंपनियों में भरपूर खरीदारी बनी है। कैपिटल गुड्स या इंजीनियरिंग थीम काफी जोर पकड़ रही है। आपने कुछ नया पैसा एलोकेट किया है क्या इनमें से किसी भी सेक्टर में? देखिए, ऐसा है कि डिफेंस, रेलवे, कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, ऑटो एंसिलरीज, ये सब सेक्टर 2010-11 से लेकर 2021-22 तक एक साइडवेज मूवमेंट में थे, क्योंकि वहां पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा था, एनपीएल का प्रॉब्लम था और ये सब सेक्टर जो थे वो कहीं पे भी वहां पे ग्रोथ नहीं आ रही। अब कोविड के बाद जो गवर्नमेंट ने एक्सेलरेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग किया है और जो एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है कि रिन्यूएबल में काफी कैपेसिटी लग रही है, प्लस सप्लाई चेन में इंडिया को एडवांटेज मिल रहा है, काफी सारी पॉलिसी जो है पीएलआई की है, डिस्करेजिंग इंपोर्ट एंड एनकरेजिंग लोकल मैन्युफैक्चरिंग, ये सारा जो पॉलिसी एनवायरनमेंट है वो पिछले 12, 18, 24 महीने में तेजी गति पकड़ी है इस पॉलिसी एनवायरनमेंट में और सबके ऑर्डर बुक भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही एक दिन ये सब स्टॉक तेजी में आ गए। उसकी एक वजह है कि अब इन्वेस्टर्स को ये लग रहा है कि अगले कई साल यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग होगी, आत्मनिर्भर भारत होगा, पीएलआई स्कीम का एडवांटेज होगा और यहाँ पे जो एवरेज ग्रोथ नहीं था पिछले 8-10 साल में, वहां पे अब ग्रोथ आने वाला है। तो जाहिर है कि वहीं पे तेजी। ओके हिरेन जी, अभी एक सेक्टर को जिसको आप हल्का सा छूते हुए निकल गए, उस पर मैं आपका एक व्यू चाहूँगा कंप्लीटली। पावर डिमांड काफ़ी सर्ज हुई है और काफ़ी डिमांड है। अभी पावर यूटिलिटीज़ पे आपका व्यू क्या है? जस्ट मैं आपके मतलब उसको मैं स्टॉक पे कमेंट नहीं चाहता हूँ। आप एनटीपीसी को देखिए, मैंने ऑल टाइम हाई जोन्स पे। ये आप सेक्टर आपकी कन्विक्शन लिस्ट में है क्या इस वक्त? देखिए, ऐसा है कि पावर भी उन्हीं सेक्टर में से एक है जहां पे काफी सालों तक कुछ हुआ नहीं था और अब जिस तरीके से गति पकड़ रही है इकोनॉमी और जिस तरीके से पावर की डिमांड बढ़ रही है, शायद उतनी कैपेसिटी इंक्रीज हुई नहीं जो ट्रेडिशनल थर्मल पावर में। हम ज्यादा करके कैपेसिटी जो है वो रिन्यूएबल में लगा रहे हैं, लेकिन रिन्यूएबल में सोलर हो या विंड हो, आप अगर 100 मेगावाट लगाते हैं विंड में तो आपको सिर्फ 20 मेगावाट मिलता है। आप सोलर लगाते हो तो रात को सोलर से पावर नहीं आ सकता। तो जो एफिशिएंसी और जो आउटपुट है रिन्यूएबल का, वो ट्रेडिशनल थर्मल पावर से काफी कम है और पावर की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इसलिए अब ऐसा माहौल हो गया है कि पावर की डिमांड, पावर एक ग्रोथ सेक्टर बन गया है, जो कि पहले एकदम ही यूटिलिटी सेक्टर था। ठीक है, 4-5% ग्रोथ होती थी, ये सब डिविडेंड यील्ड स्टॉक थे। अब ये डिविडेंड यील्ड से ग्रोथ स्टॉक हुए हैं क्योंकि डिमांड बढ़ रही है और कैपेसिटी इतनी बड़ी नहीं है पिछले सालों में। तो अब
लग रहा है कि यहाँ पे डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस की वजह से इसमें तेजी बड़ी आ सकती है। इसलिए आप देख रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड, वेदर रिन्यूएबल हो या ट्रेडिशनल पावर हो, सब जगह पे एक काफी फंडामेंटल जो सिचुएशन है डिमांड सप्लाई की अगले 3-4 वर्ष में, वो काफी ही फेवरेबल है और इसलिए ये स्टॉक अच्छे कर रहे हैं और करेंगे भी आगे जाकर। अच्छा, सर ये बताइए कि बीते 6 महीने में 2021 में जो लिस्टिंग्स थी न्यू एज कंपनियों की, उनमें से आपने कहीं अच्छे वैल्यूएशंस के चलते कुछ बाय किया था क्या? और अगर उस पे पैसा बन गया है तो क्या निकलना चाहिए? जो अर्निंग्स देखी आपने उसके बाद भी, या फिर ये एक फियर ये भी है कि जो एग्जिस्टिंग या फिर प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स थे उनकी तरफ से जो एग्जिट आएगा वो पॉसिबली हायर लेवल्स पे जरूर आएगा? आपका व्यू क्या कहता है? अब मैं नाम नहीं लूंगा, पर सब में अच्छा मूव आया है। आपकी बात बिल्कुल सही है। 21 में इस सेक्टर में काफी यूफोरिया था जब ये सब आईपीओ गए। हालांकि उनका वैल्यूएशन सही नहीं था जब वो आईपीओ गए, बहुत ही महंगा था। अब और लास्ट ईयर ये सारे जो शेयर हैं वो काफी जोर से गिरे। थोड़ी एक रियलिटी चेक भी आई और ये सब मैनेजमेंट टीम्स और प्रमोटर्स को ये भी समझ में आ गया कि उन्हें अल्टीमेटली उनका बिजनेस कितना भी डिजिटल हो, कितना भी हाईटेक हो, कितना भी फैंटास्टिक हो और कितना भी स्केलेबल हो, लेकिन अगर वो मुनाफा नहीं करती तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर उनको वैल्यूएशन नहीं। तो जब इनके शेयरों के दाम जोर से गिरे और काफी सारे जो ईसॉप दिए गए थे वो अंडर वाटर हो गए, तो आई थिंक मार्केट टॉट दीज कंपनीज अ लेसन कि अब जो है वो जो फ्री मनी मिल रहा था प्राइवेट एक्विटी में, वीसी में, वो अब मिलने वाला नहीं है। तो हमें खुद ही कैश फ्लो और प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करनी पड़ेगी और अल्टीमेटली मार्केट को ये कन्विंस करना पड़ेगा कि हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो अल्टीमेटली पैसा बना। और इनको पहले क्या था कि हर एक कंपनी को एक साथ 6-7 चीजें करनी थी, उनको फोकस नहीं था क्योंकि फ्री कैपिटल अवेलेबल था, तो उनको एक साथ बहुत सारी चीजें करनी थी जो हो नहीं सकता है। तो अब ये जो है ये समझ गए हैं प्रमोटर, अब ये फोकस कर रहे हैं, अनप्रॉफिटेबल चीजें बंद कर रहे हैं या उस पर डीफोकस कर रहे हैं, जो प्रॉफिटेबल और स्केलेबल बिजनेस है उस पर ध्यान दे रहे हैं। और वैल्यूएशन भी काफी जो है हद तक, जो एकदम यूफोरिया था वो एकदम ही डिप्रेस्ड वैल्यूएशन में चले गया। तो यस, लास्ट ईयर हमने भी इनमें इन्वेस्ट किया जब हमको लगा कि अब सबकी अकल ठिकाने आ गई है, वैल्यूएशन भी काफी ठीक ठाक हो गए हैं और ये सब शेयर काफी स्मार्टली बढ़े भी हैं। मुझे ये लगता है कि आगे जाकर जो सिलेक्टेड हैं कंपनीज, नॉट ऑल ऑफ देम बट अ फ्यू सिलेक्टेड कंपनीज, जहां पे उनकी कंपेटिटिव पोजीशनिंग बहुत स्ट्रांग है और जहां पे ग्रोथ रहेगी आगे जाके, और जहां पे ये जितना जल्दी प्रॉफिटेबल और कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएंगे तो मार्केट वो अप्रिशिएट करेगी। तो मेरे हिसाब से अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो प्रॉफिट बुक करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। अगर आप ट्रेडर हो तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप निवेशक हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो मुझे लगता है कि अभी भी सिलेक्टेड शेयर में काफी अपसाइड बाकी है। और जो तीसरी बात आपने कही कि जो सप्लाई, वो भी एक इश्यू था लास्ट ईयर, क्योंकि रिलेंटलेस सेलिंग आई इसमें। जो बी इन्वेस्टर था या जो भी प्राइवेट इक्विटी थे जिन्होंने प्री आईपीओ इन्वेस्ट किया था, उनका काफी सप्लाई आया। लेकिन अब ये काफी सारा सप्लाई एब्जॉर्ब भी हो रहा है क्योंकि लिक्विडिटी भी अच्छी है, वैल्यूएशंस भी ठीक ठाक है और अब थोड़ा सा मार्केट में कॉन्फिडेंस आ रहा है इन्वेस्टरों को कि ये कंपनियां फोकस करके प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ रही हैं, तो वो सप्लाई भी एब्जॉर्ब हो रहा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई वन स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाएंगी, ये सब शेयर भी
like any other share, they may go up, they may consolidate, they may correct, but if they continue on their path of profitability, they may continue to gain and deliver returns. लेकिन आपको एक लॉन्ग टर्म व्यू रखना। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू रखना होगा। हिरेन, बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए हमारे साथ और हमसे बात करने के लिए।